गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो पिछले वीडियो में हम मिसलेनियस पॉइंट्स को देख रहे थे, तो उसको कुछ हमने देखा था, जैसे हस्तकलाएं थी, जो लोक चित्र कलाएं, भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में देखा, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, फिर सांस्कृतिक क्षेत्रों को देखा। तो उसी के श्रृंखला का आज एक और, उसमें क्या है, आज हम लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य और बाकी जो विविध पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो जो लोक नृत्य है उसमें देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत में भी आता है, बहुत फेमस है। वीरानाट्यम, क्या है वीरानाट्यम, बुट्टा मुल्लू, फिर भामकल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोल्लट्टम। ये क्या है, यहाँ के लोक नृत्य हैं। असम में तो असम का बिहू, असम की बहू के नाम से भी लोग शॉर्टकट बनाते हैं, तो बहुत फेमस है। बिहू भी कई प्रकार का होता है, भोगाली बिहू और इस टाइप के 3-4 बिहू हैं। तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, काली गोपाल, बागुरम्बा, क्या है बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कन्नोई, झुमरा, हुब्जा। इसमें क्या है, बिहू और बिछुआ बहुत फेमस है। बिहार, बिहार में जो जाट जाट नृत्य है ये बहुत फेमस है। फिर पनवारी, विदेशिया और कजरी तो विश्व प्रसिद्ध। क्या है, विदेशिया, विदेशिया के जो मेन मुख्य वो थे, प्रणेता थे इसको फेमस करने के लिए, भिखारी ठाकुर जी, जो कि शेक्सपियर यानी भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहे जाते थे। क्या नाम था इनका, भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर जी, जो कि विदेशिया के फेमस होते। कजरी, कजरी क्या है, सावन के महीनों में गाया जाने वाला महिलाओं द्वारा गीत है। फिर गुजरात, गुजरात का गरबा सबसे फेमस जानते ही हैं, डांडिया है, रास, टिप्पणी जरू, भवाई। हरियाणा का झूमर, फाग, यहाँ का फाग बहुत फेमस। डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर। हिमाचल का झोरा, छाली, छराही, धाम, छपेली, छपेली फेमस इसका आता है। महासू, नट्टी और डांगी। जम्मू कश्मीर का राउफ, राउफ यहाँ का बहुत फेमस है। हकीकत, मंदजात, कुड़ी, दांडी नाच और कर्नाटक का यक्षगान सब लोग जानते हैं। हट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करबा और लांबी। फिर केरल, केरल का कथकली जो कि एक शास्त्रीय है। मोहिनी अट्टम, कुरावल कली, क्या है कुरावर कली, ये भी कथकली, कुरावर कली दोनों फेमस, और मोहिनी अट्टम। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लावंडी, दिंडी, काला, दही कला और दशावतार, यहाँ के क्या है लोक नृत्य। उड़ीसा का गोतीपुआ, छाऊ बहुत फेमस है, छाऊ, गोतीपुआ, घुमरा, रानप्पा और संबलपुरी नृत्य। पश्चिम बंगाल का लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, क्या है बहुत, और छाऊ नृत्य। छाऊ यहाँ का और जतरा दोनों बहुत फेमस है। संथाली डांस भी है। छाऊ क्या है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों जगह। ये क्या है, जनजातीय नृत्य है। पंजाब का भांगड़ा जानते ही हैं सब लोग, गिद्धा भी है। गिद्धा कब, शादी विवाह अवसरों में किया था। दफ, धमाल और दंकारा। राजस्थान की घूमर बहुत फेमस, विश्व प्रसिद्ध। गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया भी बहुत है, और छारी। तमिलनाडु की भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है, शास्त्रीय संगीत भी है। कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम। उत्तर प्रदेश का नौटंकी बहुत फेमस है, रासलीला, कजरी। कजरी हमने कहाँ देखा, बिहार में भी और यूपी, यूपी के क्या है, पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में बहुत है। और चापेली। इसके अलावा पाई डंडा भी है। पाई डंडा, पाई डंडा कहाँ पे किया जाता है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड में भेटिया नृत्य, चंफुली और छोलिया तीनों फेमस है। फिर गोवा के क्या है, देखनी, फुगुद्दी, शिगमो, घोड़े, जागो, गोफ, गोफ गोवा का गोफ बहुत फेमस है, और टोन्या मेल। मध्य प्रदेश का ज्वारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा, ना,
खड़ा नाच, फूल पत्ती, गिद्धा नृत्य, शलोसरी, सोल भांडोनी और मंच। देखिए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की पंडवानी इतना फेमस है, बहुत ही फेमस है पांडवानी। राउत नाच भी फेमस है, पैंथी, गौरमारिया, वेडमती, कपालिक, भरथरी चैत्र और चंदनानी। झारखंड की झूमर, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। ये क्या है? औरतों द्वारा और ये पुरुषों द्वारा। पैका, फगुआ, फगुआ भी फेमस है। मुंदारी नृत्य, सरहुल भी यहाँ का बहुत फेमस है। बराओ, झिटका, डांगा, डोतमर और गोरा नाच। अरुणाचल प्रदेश का बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बर्डो और छाम। ये क्या है? यहाँ की फेमस लोक नृत्य है। मणिपुर में डोल चंबोल, थांगटा, थांगटा नृत्य जब आएगा तो कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। और तांखा आ जाएगा, कई जगह थांगटा उसको भी लिख देते हैं, तो जो इंग्लिश से हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लाई हारा ओब्बा, पुंचू चोलम, खाम्बा, थैपी, नूपा नृत्य और रासलीला। रासलीला कहाँ का है? यूपी का भी, यूपी का ज्यादा फेमस है। तो अगर रासलीला आता है और उसमें अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया है तो आंख मूंद के उत्तर प्रदेश ही लगाना है, मणिपुर नहीं लगाना है। मेघालय में साद सुख, मनसेई और साद नागरे तथा लाहो, लाहो नृत्य बहुत फेमस है यहाँ का। मिजोरम का छेरम नृत्य, खुल्लम, चैलम, च्वाइंगज्वांग और जंगतालम, सरला मकई, शोलाकिया भी जिसे कहते हैं, और तरंगम ताल। नागालैंड का रेगमा नृत्य बहुत फेमस है। बांस नच्ची नृत्य, ये क्या है? छांगी डांस भी जिसे बोलते हैं, और अल्लुयट्टू। त्रिपुरा का होजागिरी, गरिया और झूम। झूम यहाँ पे बहुत फेमस है, झूम खेती भी नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। सिक्किम सिंझी छाम, क्या है? सिंघी छाम, याक छाम, छाम करके जो भी आएगा वो सब क्या है? वहीं से। और तमांग शेले, मारुनी नाच। लक्षद्वीप का देखिए, लक्षद्वीप का लावा, कोलकाली, परिचाकली, ये हमारी थी क्या है? लोक नृत्य। अब हम देखेंगे शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत क्या है? 9 क्लासिकल नृत्यों को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया है किसने? संस्कृति मंत्रालय, जिसमें सबसे पहला क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है? 3 शब्द है, भाव, राग और ताल, तीनों को मिला के, यानी कि अभिव्यक्त करने का तरीका राग के साथ और लय के साथ। ये क्या है? भरतनाट्यम। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन नृत्य। और इसका उल्लेख कहाँ पे? शिल्पादिकारम और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। क्या है? शिल्पादिकारम की कृतियों में और भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है, दोनों जगह इसके मिलते हैं साक्ष्य। भरतनाट्यम में शरीर संचालन की बहुत तकनीकी और व्याकरण अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत क्या है? नंदकिशोर द्वारा रचित अभिनय दर्पण। तो अभिनय दर्पण पे बेस्ड, यानी अभिनय दर्पण में भरतनाट्यम के बारे में विशेष उल्लेख और बढ़िया से उसे व्यवस्थित उल्लेख किया गया है। यह उच्च शैली वाला एकल स्त्री नृत्य, क्या है? एकल स्त्री, और दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रणाली से विकसित हुआ है। फिर भरतनाट्यम नृत्य को एक हार्य के रूप में जाना जाता है, और जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में राजा शाफोजी के संरक्षण में तंजौर चौकड़ी भरतनाट्यम नृत्य के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है, और जो आज भी क्या है? मौजूद है। क्या है? तंजौर चौकड़ी। तंजौर चौकड़ी बनाई गई थी, जो कि भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रदर्शन के लिए आज भी कार्यरत है। फिर नृत्य और संगीत क्या है? कर्नाटक शैली, कर्नाटिक म्यूजिक जिसे बोलते हैं। क्या अंग्रेजी में क्या होता है? कर्नाटिक म्यूजिक। तो वही है कर्नाटक शैली। साथ साथ मृदंगम, बांसुरी, झांझ, वीणा और वायलिन, इन सब का प्रयोग किया जाता है।
अब रुक्मिणी देवी जो इसकी क्या है सबसे प्रमुख नेत्री थी, इसकी नृत्य करती थी। स्वर्गीय ये मतलब स्वर्गीय रुक्मिणी देवी इस नृत्य को नया जीवन और लोकप्रियता दी उन्होंने। जो भरतनाट्यम की सामग्री टी बाला सरस्वती के, यानी टी बाला सरस्वती जी भी किसकी विधा में निपुण थी, भरतनाट्यम नृत्य में। अन्य प्रतिपादकों में जैसे सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, शांता राव, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी क्या है भरतनाट्यम में परिपूर्ण थी। फिर आती है केरल की कथकली, केरल की कली भी कहते हैं, कथकली केरल। कथकली एक अत्यधिक शक्तिशाली नृत्य है जो भक्ति, नाटक, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार को मिलाकर दुनिया के पवित्र रंगमंच में सबसे प्रभावशाली रूपों में एक निर्माण करती है। इसे बैले ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। क्या? बैले ऑफ द ईस्ट। बैले ऑफ द ईस्ट किसे जानते हैं? तो केरल की जो कथकली है उसे। यह हिंदू धर्म पर आधारित है और कथकली का पाठ्य स्वीकृत क्या है बलराम भारतम और हस्त दक्षिणा दीपिका से ली गई है। कहां से? बलराम भारतम और हस्त लक्षणा दीपिका से ली गई है। कथकली की उत्पत्ति उत्तरी केरल के पारंपरिक जो आदिवासी नृत्य थेय्यम और कलारीपट्टू, क्या थेय्यम और कलारीपट्टू हमने लोक नृत्य में देखा इसे दोनों। कथकली दो शब्द है, क्या है? कथा और काली, यानी कहानी और प्रदर्शन दोनों, यानी किसी एक कहानी को पूरा प्रदर्शित करते हैं। अब क्या पारंपरिक रूप से लड़के और पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को यहाँ तक कि महिलाएं भूमिकाएं भी उन्हीं के द्वारा निभाई जाती हैं। यहाँ पे क्या है एक ही नर्तक द्वारा महिला और पुरुष दोनों की भूमिका निभाई जाती है। कथकली के विषय क्या है? हिंदू धर्म के इर्द गिर्द, यानी हिंदू धर्म से, और इसमें क्या शरीर और भावना का नियंत्रण की आवश्यकता होती है। देखिए आंखें और भौहें को उपयोग करके महत्वपूर्ण और मुद्राओं के साथ जोड़ा जाता है। मंच के पीछे गाए जाने वाले गीत यानी कि पार्श्व संगीत गीत भी गाया जाता है और उसी को अनुसरण करते हुए नर्तक क्या करता है अपने भाव को प्रस्तुत करता है, यानी वेशभूषा और श्रृंगार का अत्यधिक विस्तृत, जिसमें चित्रित मुखौटे और विशाल हेड ड्रेस की तरह दिखते हैं, यानी मुखौटे भी पहनते हैं चित्रित। फिर बल्लथोल नारायण मेनन, क्या? बल्लथोल नारायण मेनन कला मंडलम नामक संस्था के निर्माण इन्होंने किया और जो कि कथकली से जुड़ा हुआ है। और कथकली के अन्य में जैसे क्या है कुंजू कुरू, कला मंडलम कृष्णन, सताराव, गुरु गोपीनाथ, और अंत में क्या है चाकियार कुथु, कुड़ियाट्टम, कृषट्टम और रामनट्टम केरल की अनुष्ठान प्रदर्शन कलाएं हैं जिनकी कथकली पे, यानी कथकली का क्या है इसका सीधा प्रभाव कथकली में इन सबको भी जोड़ा गया है। फिर आती है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय संगीत है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मानी जाती है और आंध्र प्रदेश का जो नृत्य नाटक की एक लंबी परंपरा जो कि यक्षगान, यक्षगान मेन रूप से कहाँ का फेमस है? तो कर्नाटक, और यहीं से इसकी भी उत्पत्ति मानी गई है। 17वीं शताब्दी में एक वैष्णव कवि क्या थे सिद्धेश्वर योगी ने यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। जो यक्षगान का जो कुचिपुड़ी शैली है उसकी बनाई किसने? सिद्धेश्वरन। क्या है? सिद्धेंद्रन। और परंपरागत रूप से नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिलाओं की भूमिका भी पुरुष द्वारा, लेकिन अब क्या है महिलाओं भी इसको कर रही हैं। और एनिमेशन पर जोर देने के अलावा अन्य वस्तु पहलुओं में यह भरतनाट्यम के समान है। क्या है? भरतनाट्यम से मिलता जुलता। इसके विकास में लक्ष्मी नारायण शास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस नृत्य के क्या है प्रमुख प्रतिपादक राजा और राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, जी सरला, स्वप्न सुंदरी, सुधा शेखर इत्यादि क्या है इसके बहुत फेमस कलाकार रहे हैं। फिर आती है ओडिसी। ओडिसी भी एक क्या है शास्त्रीय संगीत नृत्य है। यह नाट्य शास्त्र में विभिन्न क्षेत्रीय नृत्य शैलियों का उल्लेख है।
जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में अलग अलग शैलियों का उल्लेख है, उसी में है कि दक्षिण पूर्वी शैली है, उसमें उल्लेख है, जिसे अधोरा मगध, क्या है, अधोरा मगध उस क्षेत्र को कहा जाता है। और इसमें क्या है, ओडिसी एक सबसे प्रारंभिक पुनरावृत्ति मानी जाती है, यानी कि ओडिसी का उल्लेख कहाँ पे भी मिलता है, तो भरत के नाट्य शास्त्र में भी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस नृत्य शैली के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि दूसरी, और ये कब के समय काल के हैं, तो पहली और दूसरी समय काल मानी गई है नाट्य शास्त्र की भी। यह नृत्य भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में मौजूद था। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जब हम गुहा मंदिर पढ़ रहे थे, उसमें हमने इन दोनों गुफाओं को पढ़ा है, उदयगिरी और खंडगिरी को। तो ये क्या है, जैन राजा खारवेल नृत्य शैली के संरक्षक थे। सदियों से महारानियां इस नृत्य की शैली में प्रमुख अभ्यासकर्ता, यानी महारानी ज्यादातर करती थी। मूल रूप से वे मंदिर नर्तक थे और बाद में उन्हें शाही दरबारों में भी नियुक्त किया गया। अब इस अवधि के दौरान क्या है, गोटी पुआ नामक लड़कों का एक समूह को ओडिसी में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने मंदिरों और सामान्य मनोरंजन के लिए इस नृत्य को किया है और इसे कई गुरु गोटी पुआ परंपरा से संबंधित है। आजकल बहुत सारे गोटी पुआ परंपरा से संबंधित गुरुओं की मिलते हैं। ओडिसी एक जटिल और व्यंजक नृत्य है। यह आमतौर पर 50 से अधिक मुद्राओं, क्या है, प्रतीकात्मक हाथों के इशारों से कितनी 50 से भी अधिक मुद्राओं को किया जाता है। इस शैली को ज्ञात्मक रूप से भी जाना जाता है, क्या, ज्ञात्मक, जो त्रिभंगा नामक एक अद्वितीय शारीरिक मुद्रा का अनुसरण। त्रिभंगा का क्या होता है कि एक कोई मनुष्य की जैसे ये सीधी है, इसको क्या है, 3 जगह से ऐसी मुड़ी है, यानी 3 जगह से अगर मुड़ी है, जैसे 1 2 और 3, 3 रूप इसके मिल गए, ये क्या है, त्रिभंगा मुद्रा। फिर 12वीं शताब्दी में जो गीत गोविंद है को ओडिसी नर्तक का बाइबिल माना था, यानी गीत गोविंद को ओडिसी का बाइबल माना था। इससे ओडिशा कला पर जबरदस्त प्रभाव है। अब देखिए इसमें कई ओडिशा में आए। उड़ीसा का क्या है, हमने देखा ये ओधरा मगध नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिला है। इसका साक्ष्य कहाँ पे, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी मिले हैं और इसमें 50 से अधिक मुद्राएं हैं जो कि हाथों से की जाती है। और फिर आता है कि किस ग्रंथ को, अगर क्वेश्चन बन जाए, किस ग्रंथ को ओडिसी नृत्य का बाइबल माना जाता है, तो क्या है, जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंद। और ओडिसी क्या पुनर्जीवित करने के लिए से कालीचंद्र और कालीचरण पटनायक, कालीचंद्र और कालीचरण पटनायक किस कला से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य कला से। फिर आती है कथक। कथक क्या है, कई घराने, उत्तर भारत में कई घराने इसमें चले हैं और कथक मुख्य रूप से कहां से, तो कथक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से निकला है। कथक का अर्थ जिसका क्या है, कथा शब्द से लिया गया है, यानी कि कथक नर्तक नटवारी शैली में राधा और कृष्ण की कहानियों का प्रदर्शन करते थे। हालांकि उत्तर मुगल क्या है, मुगल आक्रमण का नृत्य पर काफी प्रभाव पड़ा। इस नृत्य शैली को मुस्लिम दरबारों में भी पेश किया गया और धार्मिक कम वो मनोरंजक अधिक हो गया। परिणाम स्वरूप क्या है, अभिनय भावनाओं और अभिव्यक्ति से अलग तथा शुद्ध नृत्य पहलू पर जोर दिया गया। कथक के घराने, तो कथक के घरानों में क्या है, अवध घराना जो लखनऊ घराने के नाम से फेमस है। यह अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, क्या थे, वाजिद अली शाह के संरक्षण में चला। लखनऊ घराने की स्थापना की, इसमें भाव मनोदशा और भावभक्ति का पर जोर दिया। जयपुर घराना यह अपनी लयबद्धता के लिए फेमस है। बनारस घराना यह क्या है, कथक नृत्य की अन्य प्रमुख विधाएं। देखिए आज कथक क्या एक विशिष्ट नृत्य शैली है, इसके रूप में हिंदू और मुसलमान दोनों की कला का क्या है, मिश्रण है। अब देखिए यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी है और कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका परिणत हिंदुस्तानी और उत्तर भारतीय संगीत में होता है। और इस नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध प्रतिपादक जैसे मेनका, सितारा देवी, बिरजू महाराज बहुत फेमस थे इसके लिए।
अब आती है नेक्स्ट मणिपुरी। तो मणिपुरी भी एक क्या है, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से। मणिपुर में क्या है, इस त्योहारों को एक लाई हरोबा, क्या है, लाई हरोबा कहा जाता है और इसकी जड़ें पूर्व वैष्णव काल में है। लाई हरोबा मणिपुर में नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है और इसी क्षेत्र में शैलीबद्ध नृत्यों की नींव के रूप में कार्य किया। मणिपुर की जो जड़ें हैं राज्य की लोक परंपराओं, अनुष्ठानों और ये भगवान कृष्ण के दृश्यों को, यानी पूरी की पूरी वैष्णव संप्रदाय से ये क्या है, प्रेरित है। मणिपुर नृत्य में एक विशाल भंडार जिसमें सबसे क्या है, रास, संगीत और थांगटा। क्या है, थांगटा, थांगटा नृत्य मणिपुर। थांग का चित्रकला अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख और नेपाल में भी। महिला भूमिकाओं में बाहों तथा हाथों में तरल गति पर जोर दिया जाता है और पुरुष की जो भूमिका है उसमें सशक्त गतिविधियों पर जोर। देखिए नृत्य का थीम क्या है, मैतेई किंवदंतियों की खाम्बा थोइबी, खाम्बा थोइबी और लोकप्रिय प्रेम कहानी पर आधारित है। संगीत में पुंग नामक शास्त्रीय वाद्य यंत्र, पुंग नामक शास्त्रीय वाद्य यंत्र का प्रयोग किस शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, तो मणिपुरी में। फिर आता है सात्रिया, सात्रिया भी बोलते हैं, सात्रिया भी कई जगह। तो सात्रिया जो है नृत्य शैली के 15वीं शताब्दी असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक शंकर देव के द्वारा, शंकर देव जी बहुत ही फेमस संत थे मध्यकाल के। इनकी नृत्य क्या है, वैष्णव आस्था के प्रचार के रूप में। सदियों से सात्रिया नृत्य क्या है, नाटक के सत्रों को पोषित और संरक्षित, जो कि वैष्णव मठ से है। अब सच्चे नृत्य परंपरा में क्या है, हस्त मुद्रा, पदयात्रा, आहार्य, संगीत और बहुत कुछ संबंधों में कड़ाई से निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। देखिए इसमें दो अलग अलग धाराएं हैं, बानोवा संबंधित प्रदर्शन की सूची और गायन, भयनार नाच, खरमनार नाच और स्वतंत्र नृत्य। अब देखिए इसमें क्या है, चाली, राजघारिया चाली, झूमरा, नाडू भांगी आदि शामिल है। अगला हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहां से, केरल। ये भी एक शास्त्रीय एकल नृत्य है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य जादूगरनी मोहिनी के नाम पे, क्या है, मोहिनी के नाम पे रखा गया। यह नृत्य 18वीं से 19वीं शताब्दी के ईस्वी में त्रावणकोर के राजाओं जैसे महाराजा कार्तिका थिरुनल और उनके उत्तराधिकारियों महाराजा स्वाति थिरुनल के द्वारा बहुत ही संरक्षित किया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार तमिलनाडु के जो पेरुमल के जो शासक थे 19वीं शताब्दी में चेर साम्राज्य पर शासन किया था और उनकी राजधानी तिरुवंचीकुलम, जो कि कोंडागुल्लूर केरल थी। वह अपने नर्तकियों को लेकर आए और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बने मंदिर में बस गए और नृत्यों को दासियाट्टम कहा जाता है। क्या, दासियाट्टम। दासियाट्टम के अस्तित्व यहाँ पे कहा, महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है, जो कि 5वीं शताब्दी के चेर राजकुमार इंग्लो आदिगल द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, शिल्पाधिकारम इंग्लो अदिगल के द्वारा रचित है। ये चेर संप्रदाय के पतन के कारण क्या हुआ, दास्यापट्टम को पतन हो गया और तंजौर में चौकड़ी, पुन्नया, चिन्नैया, शिवानंद और वाडीवेल्लू किस इसने पुनर्जीवित किया। किसने, तंजौर की चौकड़ी, कौन कौन थे इसमें, पेन्नैया, चिन्नैया, शिवानंद और वाडीवेल्लू ने किसको, दास्याट्टम को शुरू किया और यही मोहिनी अट्टम है। अब मोहिनी अट्टम का जो फुटवर्क संक्षिप्त में धीरे धीरे प्रस्तुत किया और सूक्ष्म चेहरे भावों के साथ इशारों और मुखाभिनय, मुख के द्वारा अभिनय को महत्व दिया गया। इसके में इशारों की संख्या कितनी है, 24 और
50 किस्में थे हाथों से इशारे ओडिसी में। मुख्य रूप से हस्त लक्षण दीपिका से अपनाए गए। कथकली के बाद एक पाठ है। कुछ भाव नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण और बलराम भरतम से उधार लिए गए। यानी नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण से। अभिनय दर्पण किसकी कृति है? अभिनव गुप्त की। छऊ, छऊ क्या है? ये भी पूर्वी राज्यों में छऊ नृत्य होता है। ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें उड़ीसा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य। इसमें मार्शल परंपराओं में मंदिर अनुष्ठान और लोक प्रदर्शनों का संयोजन होता है। देखिए, छऊ नृत्य के 3 अलग अलग शैलियां हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। ये 3। पहली 2 क्या है? मुखौटों पे, सरायकेला और पुरुलिया मुखौटों पे उपयोग करती हैं। नृत्य को आमतौर पे कब? वसंत त्योहार एवं चैत्र पर्व में किया जाता है। इसके नृत्य में क्या क्या होता है? तो इसमें महाभारत, रामायण, पुराण के पारंपरिक लोक कथाओं तथा स्थानीय किंवदंतियों, किंवदंतियों यानी कि जो स्थानीय जो कुछ स्पेशल होता है, जैसे स्थानीय लोक देवताओं के पराक्रमों को दिखाया जाता है उसमें। अमूर्त विषयों को, प्रसंगों को भी शामिल किया जाता है। इसमें नृत्य संगीत के माध्यम दोनों। अब संगीत में क्या है? ढोल, धूमसा, नगाड़ा, चार चड़ी और झांझ, इन सबको बजाया जाता है। देखिए, मोहुरी, तुरी, भेरी और शहनाई जैसे रीड पाइप का भी प्रयोग किया जाता है। मोहरी और तुरी भोरी तथा शहनाई तीनों क्या है? पाइप बैंड है। हालांकि छऊ में स्वर संगीत का उपयोग नहीं होता। उन्हें झूमर, लोक प्रदर्शन, भक्ति कीर्तन, शास्त्रीय हिंदुस्तानी राग जो होते हैं और पारंपरिक उड़िया स्रोतों पे गीत जो आधारित है उन पे आधारित है। तो इस तरह से हमने 9 शास्त्रीय संगीत को देखा। अब कुछ कलाओं को देखेंगे जो कि आजकल जैसे उनसे 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला है डिजिटल आर्ट। तो ये क्या डिजिटल आर्ट क्या है? ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बदलता दौर है, इसमें कंप्यूटर द्वारा बनाया गया कोई भी कलाकृति वो डिजिटल आर्ट के तहत आता है। क्या है? डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके असंख्य तरह के डिजाइन बना। अब इसको क्या है? मीडिया आर्ट भी कहते हैं। मीडिया आर्ट पूछा जाए तो क्या है? वही कंप्यूटर आर्ट ही मीडिया आर्ट है। इसमें डिजिटल तरीके से कृति को तैयार करते हैं और इसके आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। और इससे प्रमुख अंगों में क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वर्चुअल एंड इंटरेक्टिव आर्ट्स भी है। अब कंप्यूटर क्या है? कई बार जैसे राजस्थान में तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स है उसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर संबंधित है किससे? ग्राफिक्स डिजाइनिंग से। जैसे उसमें है जैसे कृतिका है, एडोब फोटोशॉप, स्केचबुक, क्लिप स्टूडियो है, गिम्प है, GIMP। ये एक वो भी होती है, GIMP फाइल भी होती है ग्राफिक्स की। एडोब इलस्ट्रेशन, प्रोक्रिएट, आर्टरेज, कोरल पेंटिंग, एफएनटी डिजाइनर, मेडिबैंक पेंट, माई पेंट, आर्ट वीवर, कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ बहुत यूज करते हैं आर्किटेक्ट लोग। पेंट एंड पेंट टूल साई, एडोब फ्रेस्को, पेंट 3D, पेंट स्ट्रोम स्टूडियो, इंक स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, पेंट शॉप प्रो और एफएनटी फोटोशॉप, एफएनटी फोटो। ये सब क्या है? फेमस वो सॉफ्टवेयर है जो कि इसमें किया जाता है। आजकल और भी आ गए हैं, जैसे कैनवा हो गया, कैनवा है, ये भी आजकल बहुत ही फेमस एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग वो सॉफ्टवेयर है। फिर आता है ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल भ्रम। जैसे यानी कि किसी चीज को देखो तो उसमें गति सी ऐसा रहता नहीं है, लेकिन उसमें गति या फिर कुछ आंखों को भ्रम पैदा हो जाता है, वही ओपी आर्ट आता है। तो ओपी आर्ट जैसे ऑप्टिकल आर्ट भी कहते हैं। यह 20वीं शताब्दी के मध्य में ज्यामितीय मूर्त कला की शाखा जो कि ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है। इसमें आकृति को रंगों को व्यवस्थित और सटीक हेर फेर के माध्यम से प्राप्त ओपी कला के प्रभाव को परिप्रेक्ष्य भ्रम या रंगीन तनाव पर आधारित होता है।
पेंटिंग में ओपी कला का प्रमुख माध्यम क्या है? सतही तनाव, और आमतौर से उस बिंदु तक अधिकतम होता है जिस पर मानव आंखों द्वारा वास्तविक स्पंदन या झिलमिलाहट महसूस होने लगती है। यह अमूर्त औपचारिक संबंध है, क्या अमूर्त होता है, और अपनी चिंता में ओपी आर्ट प्रत्यक्ष रूप से 20वीं शताब्दी की शैलियों का, जैसे कि ऑर्फिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और सुपरमैटिज्म और फ्यूचरिज्म, इन विशेष शब्दों का चित्रात्मक आंदोलन और गतिशीलता पर जोर देने के कारण जो क्या है, इस आंदोलन के चित्र का ज्यामितीय शैली, इसमें सबसे फेमस क्या है? ज्यामिति, जियोमेट्रिकल जितने भी चित्र होते हैं वो खास तौर से आते हैं। देखिए, ये दर्शकों की दृष्टि में अवधारणात्मक भ्रम और अस्पष्टता का विरोधाभास पैदा करना इसका मेन वो है। 50 के दशक के अंत और 60 के शुरुआत में जो क्या है, ओपी कला आंदोलन मुख्य रूप से विक्टर वारशोली, इसके मेन कौन से हैं? तो विक्टर वारशोली इसके फेमस कलाकार हैं, और ब्रिजेट रिले तथा रिचर्ड, देखिए रिचर्ड अनुश, कौन कौन से देखते हैं, देखिए विक्टर वारशोली, रिचर्ड रिले और रिचर्ड अनुस्क्विज, लैरी पुंस तथा जेफरी स्टील, ये क्या है, इसके बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं। और आंदोलन को क्या है, पहली बार क्या 1965 में न्यूयॉर्क शहर में, कहा, न्यूयॉर्क शहर में आधुनिक कला संग्रहालय में ओपी प्रदर्शनी में क्या है, द रेस्पॉन्सिव आई के साथ प्रस्तुत किया गया था। किसके साथ? तो द रेस्पॉन्सिव आई, इसका पहल 1965 में किया गया, द रेस्पॉन्सिव आई। फिर ओपी जो चित्रकला थे, समांतर रेखाओं के सरल दोहराव के कारण भ्रम पैदा करते थे, और इसमें जैसे खास तौर से कोई से पैटर्न होते हैं जिसमें क्या है, चेकर बोर्ड, चेस का जो बोर्ड होता है, जैसे ऐसे ब्लैक व्हाइट होता है, इन सबको एक खास संयोजन में करके तीव्रतापूर्वक रंगीन विपरीत रंगों से तनाव पैदा करते हैं। ये आंदोलन भ्रम पैदा करके आंखों के दर्शकों को, अब देखिए इसकी व्याख्या में एक लेखक के अनुसार ऑप आर्ट वैक्स मौजूद है, क्या है, ऑप आर्ट वर्क्स मौजूद है, और अवधारणात्मक प्रतिक्रियाओं के जनरेटर की तुलना में वस्तुओं के रूप में कम। जो ओपी कला है, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन कला है, इसे फ्रांसीसी ग्रुप डी रिचर्डे, कौन सा है, तो डी रिचर्डे डी आर्ट विजुअल, ये क्या एक ग्रुप है, इस ग्रुप का क्या है, ग्रुप फॉर रिसर्च इन द विजुअल आर्ट, ये इसके लिए बनाया गया है। और वेनेजुएला में जन्मे कलाकार जेसुस राफेल सोटो द्वारा साझा किया गया था, इन दोनों ने मिलकर बनाए थे, कौन कौन से, डी रिचर्ड डी आर्ट विजुअल्स, और एक वेनेजुएला के कलाकार थे जेसुस राफेल सोटो, और इन कलाकारों ने बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनाई जो कि अंतरिक्ष में गति भ्रम पैदा की, और प्रकाश तथा मोटरों के साथ क्या है, मूर्ति कला के सामग्री का उपयोग करते हैं, जो सभी ओपी कला के मौलिक। तो इसमें मेन ये था कि इसके 4-5 पॉइंट्स हैं हमारे लिए, जैसे इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो विक्टर वारशेली बहुत फेमस है, कई बार आते हैं विक्टर वारशेली। इसका मेन फोकस क्या है, तो आंखों को भ्रम में डालना। और दूसरा, न्यूयॉर्क के शहर में पहली प्रदर्शनी में कौन सा चित्र आया था, तो द रेस्पॉन्सिव आई। फिर आता है एनिमेशन आर्ट। तो एनिमेशन आर्ट क्या होता है, ये एक 3D और 2D कलाकृति होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती है, और इसमें भी क्या होते हैं, भ्रम उत्पन्न किया जाता है, और इतनी तेजी से फोटोज को चलाया जाता है ताकि वो उसमें क्या होता है, गति, ऐसा लगता है कि उसमें गति आ गई। ये क्या तेजी से किया जाता है, जो कि सिलसिलेवार प्रदर्शन से दृष्टि भ्रम के कारण उत्पन्न गति एक प्रकाशीय भ्रम है, और इसी रचना या प्रदर्शन को किया था, इसे एनिमेशन कहते हैं। देखिए, एनिमेशन प्रस्तुत करने के लिए आम तरीका एक चलचित्र या वीडियो कार्यक्रम है, और एनिमेशन कई रूपों में पेश किया जाता है, 2D या 3D में, कलाकृतियों के साथ साथ एक निर्धारित दिशा में प्रदर्शित,
एनिमेशन एक प्रकार का दृष्टि भ्रम हो सकता है, क्योंकि ये सामान्य मानव की नृत्य की दृष्टि क्षमता को महसूस होता है। आप एनिमेशन को कई प्रकार से कर महसूस कर सकते हैं। सबसे साधारण तरीका है आप इसे चलचित्र द्वारा प्रस्तुत करें। और एक एनिमेशन आर्ट में एक पोज के लिए कितने 24 कार्ड बनाए जाते हैं, कितने 24 कार्ड बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम एडवर्टाइजमेंट आर्ट। तो एडवर्टाइजमेंट आर्ट का जो माना गया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो भारत से हुई। सबसे पहला विज्ञापन कहाँ पे, भारत में। ये करीब करीब 1500 वर्ष पूर्व विज्ञापन जो भारतीय बुनकर व्यापारी संघ था, इनके द्वारा गुप्तकालीन जो दसपुर यानी मध्य प्रदेश के जो दसपुर मंदिर है, वहां पे स्थित सूर्य मंदिर में दीवार में लगवाया था। और विश्व प्रसिद्ध इतिहासज्ञों और पुरातत्वों के इस बात के प्रमाण, यानी इस बात को प्रमाणित किया है किसने, पुरातत्वों ने, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे मिला है कि प्राचीन काल में प्रजा को जिन नियमों का अनुशासन करना चाहते थे, उन नियमों को प्रजा की जानकारी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भित्ति, पत्थर आदि पर खुदवा दिया जाता है। क्या चीज वहां पे, जिससे कि धार्मिक सूचना हुआ या कोई आदेश हुआ, राजज्ञा हुआ, सरकारी आदेश, उनको क्या है, जैसे कि अशोक के समय के बहुत सारे मिले हैं, क्या है, सम्राट अशोक के टाइम के। अब देखिए, इन्हीं सूचनाओं को जगदीश्वर चतुर्वेदी विज्ञापन की पृष्ठभूमि तलाशते हैं। जगदीश्वर चतुर्वेदी कलाविद थे, समीक्षक थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज में विज्ञापन के लक्ष्य धार्मिक विचारों को प्रचार करना था और सम्राट अशोक के स्तंभों और भक्त संदेशों, गुफा चित्रों आदि को आउटडोर विज्ञापन का पूर्वज माना है। किसने माना है, जगदीश्वर चतुर्वेदी ने। इंडोर के लिए अजंता, सांची और अमरावती की कलाओं को पढ़ा जा सकता है। आउटडोर विज्ञापन में क्या क्या हो गए, अशोक के जितने भी हो गए शिलालेख। इंडोर में अजंता, सांची, अमरावती की जो कलाएं हैं। अब देखिए जो आधुनिक उसमें कहा मिला है, तो जो देखिए विजय कुलश्रेष्ठ और प्रफुल्ल अथैया, इन दोनों ने अपनी राजस्थान पत्रिका में एक वो किया कि 3000 वर्ष पूर्व मिस्र में विज्ञापन का उपयोग श्रीमंत जो बड़े बड़े जो वहां के जागीरदार थे, उनके जो भागे हुए जो दास थे, उनको पकड़ने के लिए उचित पुरस्कार देने की घोषणा के लिए करते थे। और विज्ञापन में उसमें क्या श्रीपत्र या भोजपत्र, पेपरिस जिसे कहते हैं, पर लिखे जाते थे। अब देखिए 2500 वर्ष पूर्व मकान किराए पर दिए जाने के एक विज्ञापन का साक्ष्य मिला है, जिसमें क्या लिखा गया था कि आगामी 1 जुलाई से आर्योपोलियन हवेली में एक दुकान भाड़े पे दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, सही अर्थ में विज्ञापन के इतिहास का प्रारंभ कहां से माना गया, तो 15वीं शताब्दी में, जहां से मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग शुरू हुई के साथ हुआ। नए विचारों के प्रवाह जन जन तक पहुंचाने के लिए मुद्रण कला का सहारा लिया गया। यद्यपि क्या है, मुद्रण कला का सूत्रपात कहां पे हुआ है, चीन में छपाई शुरू हुई। और इतिहासकार आधुनिक मुद्रण कला का श्रेय पश्चिमी जर्मनी के गुटेनबर्ग को देते हैं। क्या है, पश्चिम जर्मनी के गुटेनबर्ग को। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था, सबसे पहले 42 पंक्तियों में विश्व की पहली मुद्रित पुस्तक बाइबिल का प्रकाशन किया। किसने किया, जॉन गुटेनबर्ग ने। ये बाइबिल की जो कि 42 पंक्तियों में था। मुद्रण कला के आविष्कार और विस्तार के साथ यातायात और संचार के साधन भी उपलब्ध हो गए और जनमत को प्रभावित करने के लिए मुद्रण कला एक व्यवहारिक रूप से सामने आया। अब देखिए पहला मुद्रित जो विज्ञापन कौन सा था, तो इस बारे में मतभेद है। कुछ लोग किसी और को मानते, मतलब अलग अलग। कुछ लोग मानते हैं कि 1473 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सन ने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में पहला विज्ञापन एक पर्चे के रूप में प्रकाशित किया। लेकिन फ्रैंक प्रेस्वी ने माना है कि मिक्यूरिस क्या है, मर्क्यूरियम ब्रिटानिक्स पुस्तक में एक विज्ञप्ति घोषणा के रूप में विज्ञापन का पहला रूप है। यानी इसमें संशय है, कोई किसी को
अब देखिए, हेनरी स्पेसन ने माना है कि 1650 में सर्वप्रथम विज्ञापन का स्वरूप एक पुस्तक को देखने को मिला, जिसमें चोरी किए गए 12 घोड़ों को लौटाने पर पुरस्कार की घोषणा थी। तो विज्ञापन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ? इंग्लैंड के समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित घोषणाओं में दिखती है, जो आज की अभी की जो विज्ञापन में चल रहे हैं उस समय का। उसके बाद चाय, कॉफी, चॉकलेट, किताब सभी के विज्ञापन में आने लगे। अमेरिका में क्या है, विज्ञापन की सबसे बड़ी ज्यादा हुआ। प्रथुल विजय कुलश्रेष्ठ और प्रफुल्ल अथैया ने कहा क्या कि 1870 में अमेरिका में पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, और बीज कंपनी की पहल, यानी कोई सीड कंपनी थी उसने छपवाया था। और 1841 में पहला विज्ञापन एजेंसी वाल्नी पॉलिमर स्थापित हुई थी। कौन सी? विज्ञापन एजेंसी। ये आता है कि वाल्नी पॉलिमर जो है वो किससे जुड़ी हुई है, तो वो विज्ञापन एजेंसी। और अमेरिका में 8 मई 704 में बोस्टन न्यूज लेटर में प्रकाशित हुआ न्यूज पेपर का पहला विज्ञापन था। फिर सचित्र विज्ञापन भी आने लगे, और अब तो दुनिया भर के जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विज्ञापन दुनिया में बहुत तेजी और बदलाव है। आज उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संसार का वैविध्यपूर्ण बन गया और विज्ञापन उद्योग का एक आकर्षक उद्योग बना है। तो विज्ञापन कला के बारे में हमने देखा, जिसमें 18 अभी जो आज का जो आधुनिक विज्ञापन कहाँ से शुरू हुआ, तो 1870 अमेरिका से शुरू हुआ। पहली विज्ञापन कंपनी कौन थी, तो वाल्नी पॉलिमर, जो कि अमेरिका की यूएसए की थी, यूएसए की 1841 में हुई। और जॉन गुटेनबर्ग को किसका? मुद्रण कला का प्रणेता माना गया, जो कि कहां से थे? जर्मनी से। जर्मन के थे जॉन गुटेनबर्ग, और इन्होंने सबसे पहली क्या छापी थी? सबसे पहली पुस्तक छापी थी बाइबिल, जो कि 42 पंक्तियों में थी। नेक्स्ट है कार्टून कला। तो कार्टून कला भारत में बहुत ही फेमस रहा, इसमें राज बाल ठाकरे जी का भी योगदान रहा है। तो क्या है, कार्टून छपे संदर्भों में हास्य व्यंग की सर्जना का उद्देश्य के लिए बनाए गए रेखांकन होता है। यह 1883 में पंच, जो कि एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक रेखांकन का सिलसिला चालू किया था। कहां से? पंच से 1883 में। अंग्रेजी के जाने पहचाने शब्द कार्टून की उत्पत्ति कहां से? इटालियन कार्तोने से हुई है, और डच भाषा के करांतो से। कहां से? इटालियन भाषा के कार्तोनी या डच भाषा के करौटे से कार्टून हुई अंग्रेजी में। भारत में कार्टून कला ब्रिटिश काल में मानी गई, और केशव शंकर पिल्लई, जिन्हें शंकर नाम से जानते हैं, इसके पितामह हैं। किसके? कार्टून का। 1932 में हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टून बनना प्रारंभ किए थे। किसने? के शंकर पिल्लई ने। इसके अलावा शंकर जी के अलावा आर के लक्ष्मण, कुट्टी मेनन, रंगा, अबू अब्राहम और मारियो मिरांडा, ये सब क्या है? कार्टून के फेमस कलाकार हैं। भारतीय कार्टून कला को आगे बढ़ाया था पहचान ली। अब देखिए, शंकर के बाद के स्वरूप कौन से? के शंकर, केशव शंकर पिल्लई के बाद कार्टून कला का विकास, और ये भारत के हर प्रांत और भाषा में काम करता है। कार्टूनिस्टों के बीच सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, कार्टून कला की सार्थकता और सकारात्मक प्रगतिशील को मंच प्रदान करने के लक्ष्य से एक संगठन हुआ, क्या? कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई है। कुछ प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, जैसे के शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण, अबू अब्राहम, कुट्टी, उन्नी, प्राण, मारियो मिरांडा, रविंद्र, केशव, बाल ठाकरे, अनवर अहमद, मीता रॉय, जी अरविंदन, जयंतो बनर्जी, माया कामत, कुट्टी, माधन, बसंत सरवटे, रविशंकर, आबिद, सुरती, अजीत नैनन, क्या है? अजीत नैनन, काक, मिक्की पटेल भी बहुत फेमस वो है, सुधीर दर, सुधीर लेंगर, शेखर गुजेरा, राजेंद्र। देखिए, राजेंद्र घोड़परकर, ये दैनिक जागरण में इनकी बहुत सारी आई है। इस्माइल लहरी। तो के शंकर पिल्लई, जिसको पितामह कहा जाता था, इनका जन्म 31 जुलाई 1902 केरल में हुआ था।
शिक्षा, मुंबई और फिर कार्टूनिस्ट में सरकारी नौकरी के चलते वो सपरिवार दिल्ली बस गए। 26 दिसंबर 1989 को देहांत हो गया और शंकर पिल्लई को कला के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार पद्म भूषण भी दिया गया। इन्होंने 1932 में द हिंदुस्तान टाइम्स में सबसे पहले शुरू किया था। आर के लक्ष्मण जी को देखते हैं। आर के लक्ष्मण जी का मैसूर में जन्म हुआ 1921 में और ये प्रारंभिक कार्य स्वराज और ब्लिट्ज नामक पत्रिकाओं में समाचार पत्रों में रहा इनका। फिर बाद में लक्ष्मण ने मद्रास के जैमिनी स्टूडियो में ग्रीष्मकाल रोजगार आरंभ किया और पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में द फ्री प्रेस जर्नल में ये राजनीतिक कार्टूनकार के रूप में कार्य किया। अब इनकी पत्रिका में बाल ठाकरे और उनके साथी कार्टूनकार भी थे। किसमें? द फ्री प्रेस जर्नल में, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और बॉम्बे से जुड़ गए तथा उन्होंने लगभग 50 वर्ष द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया। उनका एक कॉमन मैन लक्ष्मण जी का, आर के लक्ष्मण का खुद को चरित्र को उन्होंने दिखाया प्रजातंत्र के साक्षी के रूप में। और द स्टार आई नेवर मैट, इनकी क्या है? एक कार्टून श्रृंखला है जिसकी फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर में अपनी दूसरी पत्नी जो थी कमला लक्ष्मण के लिए, और द स्टार आई ओनली मैट शीर्षक से कार्टून चित्र किया। देखिए, द स्टार आई नेवर मैट किसके लिए? फिल्म फेयर की जो फिल्म पत्रिका थी उसके लिए, और द स्टार आई ओनली मैट ये किसके लिए? तो कमला लक्ष्मण के लिए इन्होंने चित्रित किया था। तो इस तरह से हमने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।